आज शायद गाना वगैरह गाने के लिए बोलो। मी काहीच म्हणलो तुम्हीच म्हणला। चलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। हम लोग आई थिंक एक प्रैक्टिकल चैप्टर बीच में पेंडिंग रख के 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, राइट। तो ब्रांच अकाउंट्स हम पढ़ रहे थे और बीच में ही मैंने 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा दिए। कौन से? AS 17 एंड AS 24। सो नाउ वी आर रिज्यूमिंग विथ ब्रांच अकाउंट्स वंस अगेन। तो थोड़ा सा ब्रेक भी हो गया, थोड़ा सा चेंज भी हो गया, बराबर है ना। तो नाउ वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर। ये आज खत्म करेंगे हम लोग। हाँ जी, हाँ, अरे यार हाँ ठीक है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज ये खत्म करेंगे हम लोग, जब मतलब जितना होता है उतना, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ब्रांच अकाउंट्स में आज तक क्या क्या पढ़े हैं वो पहले से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो ब्रांचेस के हम लोगों ने टाइप्स बनाए थे, राइट। डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच की चर्चा अभी भी चल रही है, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया है। डिपेंडेंट ब्रांच के लिए हमें 3 मेथड से, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट ब्रांच का फीचर क्या होता है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन करता है। यानी ब्रांच कुछ भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करता है, वो रफ में बस कितना पैसा आना है किसके पास से, कितना पैसा किसको दिया, ज्यादा से ज्यादा वो कैश बुक बनाता है ब्रांच का। ब्रांच वाले की बात कर रहा हूँ, ब्रांच वाले अपने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बनाते हैं। ब्रांच के सारे अकाउंट्स किसके बुक्स में बनाए जाते हैं? हेड ऑफिस के बुक्स में। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फाइन। तो दोस्तों ब्रांच के ये सारे अकाउंट्स हेड ऑफिस के बुक्स में कैसे बनाए जाते हैं वो 3 मेथड्स के अनुसार हमें पढ़ना है। पहला मेथड कौन सा था? डेटर्स मेथड, अंडर विच वी ओपन 2 सेपरेट लेजर अकाउंट्स फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ ब्रांच, विच आर दोज ब्रांच अकाउंट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये 2 ही खाते हम एक्स्ट्रा बनाते हैं लेजर अकाउंट्स, और सारे ब्रांच के ट्रांजैक्शंस हम इन 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और हमें ब्रांच अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर मिलता है वो अपने आप निकाला हुआ एक प्रॉफिट नहीं तो लॉस मिल जाता है। इज इट राइट? फिर आफ्टर दैट हम लोग पढ़े हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, जिसमें सिस्टम इज सेम बट इंस्टेड ऑफ 2 एक्स्ट्रा लेजर्स वी ओपन मेनी एक्स्ट्रा लेजर्स फॉर ईच एस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच, बराबर है। इन टोटल हम लोग वहां पे अकाउंटिंग करते हैं, मतलब डिटेल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ब्रांच हमें समरीज बना के भेजेगा, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो डेटर्स मेथड में होता क्या है, सारे अकाउंट जो हम स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में बना रहे हैं वो डेटर्स मेथड में हम लोग ब्रांच अकाउंट में ही कंबाइन कर देते हैं।
तो ब्रांच अकाउंट की आपकी शुरुआत कैसे होती है डेटर्स मेथड में? ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करता है, क्लोजिंग बैलेंसेस कैरिड डाउन करते हैं हम लोग, बराबर है ना, रिस्पेक्टिव साइड को। एंड जो ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस एंड ब्रांच के बीच में रिकॉर्ड करने हैं उतने ही हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। करेक्ट है बच्चों? फाइन। तो अपने आप वहां पे एक बैलेंसिंग फिगर मिल जाता है, उसको प्रॉफिट नहीं तो लॉस बोला जाता है। बट स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। इवन ब्रांच ने उनके कस्टमर के साथ जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो भी हमें स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में रिकॉर्ड करने हैं एक्चुअली, यानी ब्रांच का पूरा अकाउंटिंग हम लोग एचओ के बुक्स में कर देते हैं। बट ओपनिंग शॉर्टकट अकाउंट्स, यानी वी डोंट ओपन मिस्टर एक्स अकाउंट, मिस्टर वाई अकाउंट एज ए डेटर्स। हम ब्रांच डेटर्स का टोटल अकाउंट बनाते हैं और ब्रांच जो समरी हमें भेजता है वो समरी के हिसाब से हम लोग एंट्री मार देते हैं। मतलब आप लोग क्या एंट्री मारते हो? ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टोटल सेल यू रिकॉर्ड। यू डोंट रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। आपको 10 लाख रुपए का सेल पूरे साल का समराइज करके दिया है तो आप 10 लाख रुपए की एक ही एंट्री मारते हो एचओ के बुक्स में, और उससे आपको ब्रांच का प्रॉफिट अलग से मिल जाता है। बाय द वे 10 लाख की सेल है अगर टोटल, तो देयर कैन बी मोर देन 10,000 20,000 एंट्रीज ऑल्सो, बराबर है कि नहीं? तो हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते वहां पे, हम लोग टोटल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फाइन। दैट वाज अबाउट स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड हम लोग ब्रांच हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, और कौन सा? ब्रांच एसेट अकाउंट, ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट अगर है तो ये सारे अकाउंट्स हम लोग बना देते हैं। और अंत में जो प्रॉफिट ब्रांच कमाती है, जो कहाँ पे दिखता है प्रॉफिट? आइदर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में अगर गुड्स कॉस्ट पे भेजे जा रहे हैं तो, एंड अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजे जा रहे हैं तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट दिखता है जो एचओ ने ऐड किया है। लेकिन अगर ब्रांच ने उस प्राइस के ऊपर जाके गुड्स बेचे तो ब्रांच ने कमाया हुआ एक्स्ट्रा प्रॉफिट ब्रांच स्टॉक अकाउंट में दिखना शुरू हो जाता है, जो हम वापस से ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में भेज के ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट का बैलेंस हम ब्रांच पी एंड एल अकाउंट को भेज देते हैं। और ब्रांच पी एंड एल में अंत में जो नेट प्रॉफिट और लॉस आता है आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल, वो हम कहां पे भेज देते हैं? एचओ पी एंड एल अकाउंट को। इज इट राइट? सो आई थिंक ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड इज वेरी वेरी इजी वन। फिर उसके बाद हम लोग ब्रांच ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट मेथड पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाना है, जो कि बहुत ही आसान है। मतलब ये डबल एंट्री सिस्टम से किया हुआ अकाउंटिंग नहीं है। सिंपली जो डेटा दिया है उसमें से आपको पता है कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग पी एंड एल में जाता है, उतना आप भेज दो, आपको प्रॉफिट फिगर मिल जाएगा। दैट इज अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, दैट इज नॉट अ फाइनल अकाउंट। तो सर एचओ रिकॉर्ड कैसे करता है? एचओ ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेता है, तो एचओ के बुक्स में वो दोनों प्रॉफिट दिखने शुरू हो जाते हैं, ब्रांच एंड एचओ का कंबाइंड प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है। एंड बाय प्रिपेयरिंग दिस मेमोरेंडम ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, आउट ऑफ आवर टोटल प्रॉफिट ऑफ एचओ एंड ब्रांच टुगेदर विच इज अपीयरिंग इन एचओ पी एंड एल अकाउंट, उसमें से ब्रांच का प्रॉफिट कितना है वो मेमोरेंडम अकाउंट के द्वारा हमें पता चल जाता है। इज इट राइट? उसके बाद बीच में ही हम लोगों ने, मतलब एक एस्पेक्ट यहां पे हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर ब्रांच 100 रुपए की चीज, अगर ब्रांच 100 रुपए की चीज एचओ अगर एचओ 100 रुपए की चीज ब्रांच को 130 में भेजता है और ब्रांच उसको 150 में बेचता है कस्टमर को, तो ये दोनों मेथड्स के अंडर या फिर इन तीनों मेथड्स के अंडर ब्रांच का प्रॉफिट कितना दिख रहा था? 150 जो कि सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट टू एचओ, क्योंकि हम लोडिंग जो ऐड करते हैं वो हर एंट्री के बाद रिवर्स भी करते थे। तो 100 एंड 150 का डिफरेंस, यानी पहले हम ट्रांजैक्शन भले ही 130 से रिकॉर्ड करते हैं, बट उसमें जो 30 रुपए का प्रॉफिट एचओ ने ऐड किया है वो लगे हाथ हम रिवर्स भी कर देते हैं। तो इस वाले मेथड में क्या हो रहा था? 150 माइनस 100, 50 रुपए का प्रॉफिट ब्रांच ने कमाया है ऐसे दिख रहा था। इज इट राइट? बट नाउ द मेथड विच वी आर डिस्कसिंग विच इज होलसेल प्राइस मेथड, यानी क्वेश्चन अगर होलसेल प्राइस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलता है तो उस केस में हमें समझना यह है कि लोडिंग रिवर्स नहीं करना। लोडिंग सिर्फ एक ही चीज का रिवर्स होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है ब्रांच के पास उसमें जो प्रॉफिट एचओ ने लगाया हुआ है, जो एचओ के पी एंड एल अकाउंट में दिखने वाला है,
वो तो हमें रिवर्स करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक यानी क्या, वो गुड्स कस्टमर को बेचे ही नहीं। तो 100 रुपए की चीज अगर एचओ ने ब्रांच को 130 में भेजी है, और अगर हम लोडिंग रिवर्सल के एंट्रीज स्टॉप करते हैं, तो ब्रांच उसको 130 में रिकॉर्ड कर चुका है। 30 रुपए का एंट्री हमने रिवर्स किया ही नहीं था, तो ब्रांच उसको 130 में रिकॉर्ड कर चुका है। ब्रांच के पास वो गुड्स अगर स्टॉक में रह जाते हैं, तो ब्रांच उसको एज अ स्टॉक दिखाएगा। तो ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हो तो ब्रांच का स्टॉक 130 रुपए का दिखेगा, और उसके कारण 30 रुपए का प्रॉफिट किसके बुक्स में दिखेगा, एचओ के बुक्स में, क्योंकि एचओ ने वो 100 रुपए की चीज, ब्रांच की खरीदी 130 की दिखेगी, स्टॉक भी 130 का दिखेगा, तो ब्रांच का प्रॉफिट जीरो है। बट एचओ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में इमेजिन करो, एचओ के P&L में 100 रुपए की चीज 130 में भेजी है ना, एंड यू हैव नॉट रिवर्स द लोडिंग, सो व्हाट डज इट मीन कि वो एक प्रकार से सेल की तरह दिख जाएगा, और 30 रुपए का हिडन प्रॉफिट किसके बुक्स में दिखना शुरू हो जाएगा, एचओ के बुक्स में। दैट इज अनरियलाइज प्रॉफिट, इज इट राइट। तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ता है किसके बुक्स में से, एचओ के P&L में से निकालना पड़ता है, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व तो हमें किसी भी केस में रिवर्स करना ही है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा के दिखा रहे हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ अनरियलाइज प्रॉफिट। बट इससे होता क्या है समझ लो। ब्रांच अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में 130 की खरीदी दिखेगी, स्टॉक में रहा तो 130 का ही स्टॉक दिखेगा, क्योंकि वो ब्रांच का कॉस्ट बन जाता है। बट अगर मान लो वो ब्रांच ने 150 में बेचे, तो ब्रांच का प्रॉफिट खाली कितना दिखेगा, 20 रुपए, एंड एचओ का प्रॉफिट कितना दिख जाएगा, 30 रुपए। उस केस में हमें कुछ रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, यानी 50 का सेम केस, सेम एग्जांपल्स होंगे बच्चों, बट होलसेल प्राइस मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला तो आपको समझना है कि व्हाट इज होलसेल प्राइस एंड व्हाट इज रिटेल प्राइस। ब्रांच का प्रॉफिट इज इक्वल टू रिटेल प्राइस माइनस होलसेल प्राइस, एंड एचओ का प्रॉफिट इज इक्वल टू होलसेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू एचओ। क्लियर है। तो ये वाली मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बना के भी दिया था, यही सेम, ये सब लिखा हुआ है हमने, राइट। यहां से आगे हमने कुछ नहीं लिखा ना, इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करने वाले थे हमने। क्वेश्चन 17 शुरू किया था या खत्म हुआ था, अच्छा सिर्फ अकाउंट्स बनाए थे। अब वो अकाउंट्स मेरे कहाँ पे गए, आई डोंट नो, आई होप यहाँ पे होंगे, थैंक गॉड है। चलो तो बच्चों रिजल्ट बहुत ही अच्छा है सी इंटर का। फाउंडेशन का थोड़ा कम लगा है, बट इंटर का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया है। आपके लिए एक मोटिवेशनल थिंग है ये, कि आपके जो सीनियर्स, बोलूँगा मैं उनको, सीनियर्स है नहीं वैसे, बट उन्होंने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आपको भी एक मतलब रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, राइट। 440 मार्क्स का हाईएस्ट है, ठीक है, 440। आई थिंक इसका रैंक भी एक 20 मार्क से गया होगा। 50वां रैंक कौन से नंबर के लिए आया है देखना पड़ेगा। 450 460 समथिंग मैंने देखा कि AIR 35 था, तो उसके हिसाब से अगर पीछे आते हो तो एक 15 रैंक होंगे, एक एक मार्क का ही फर्क होता है। तो अगर मान लो किसी को 450 मिले तो सबको AIR 35 मिल जाता है, ठीक है। तो 4 मतलब एक 15-20 मार्क्स से इसका गया है बस, ठीक है। AIR 50 में भी आ सकते हो आप लोग, पॉसिबल है। एक बेंचमार्क सेट कर लो, वहां से आगे रिपीट होता है वो, ट्राई कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके मार्क्स मैं आपको बता दूं, सिद्धांत करके है, सिंसियर थे ये सब, तो इसको अकाउंट्स 82, लॉ 57, टैक्सेशन 72, कॉस्टिंग 94, 62, 73, इसकी टोटल 211 है और इसकी टोटल 229 है। 440 मार्क्स है, ज़बरदस्त एकदम। मतलब मेरे सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो दिस इज़ एक्सेप्शनल,
ओके 94 का एक्चुअली कॉस्टिंग में मेरे हिस्ट्री में 96 का हाइस्ट है, एक स्टूडेंट को 96 मिले थे, बट स्टिल दिस इज़ गुड मार्क्स। एरर्स कितने कम किए होंगे यू कैन इमेजिन। ठीक है, पेपर भी इजी था, ऐसा नहीं है कि देखो हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक पेपर डिफिकल्ट होता है, कोई एक पेपर इजी होता है। इजी पेपर में स्कोर होना ही चाहिए। अभी जिन बच्चों को कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स में कम मार्क्स मिले हैं उनका प्रिपरेशन वीक हुआ है फिर। ठीक है, तो पेपर इजी है, मार्क्स मिलते हैं, स्कोर भी होते हैं। जहाँ पे चांस मिला वहाँ पे मतलब बैलेंस स्टडी करना तो बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब अभी वो आरती का एग्जांपल मैंने कल के लेक्चर में आपको दिया, उसमें एक मिस्टेक क्या हो गई, ऑडिट का प्रिपरेशन अच्छा करना चाहिए था। अब एक पेपर के कारण खाली उसके 3 महीने गए। चलो थैंक गॉड कि आप हर 3 महीने के बाद एग्ज़ाम आएगी, वो आपके लिए अच्छा है, बट फिर भी आप वो 3 महीने भी गंवा नहीं सकते हो। और इतने अच्छे नंबर्स ला के उसको सेकेंड अटेम्प्ट लगाई ना, तो बैलेंस स्टडी करना भी ज़रूरी है। तो कृपया करके बैलेंस करना सीखो। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट में बहुत करना है और एक ही सब्जेक्ट में कम करना है। ठीक है, शायद कुछ हुआ होगा, उसके थोड़े फिजिकल इश्यूज भी थे, मतलब हेल्थ इश्यूज भी थे। ठीक है, बीमार पड़ी थी वो एग्ज़ाम के पहले, बावजूद उसकी इतने मार्क्स ला रही है। पहले से पढ़ाई करती थी वो, बाकी कुछ नहीं। शी वॉज इन टू दिस फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम फाउंडेशन आई कैन से। ठीक है, फाउंडेशन से ही, मतलब ये सारे बच्चे सिंसियर थे। मैंने आपको बोला था रिजल्ट के पहले कि इस बैच का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, पता चलता है। एंड इन सभी ने मॉक टेस्ट ठीक से अटेंड किए थे, सब लोग सिंसियर थे और उतने ही परेशान करने वाले भी थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ये सारे स्टूडियस भी है। इन्होंने इतना हमें परेशान किया ना बैच के दौरान, पूछिएगा मत। ठीक है, बट पढ़ाई करते थे इसलिए हम लोग भी इनको कभी डांटते नहीं थे, इनके साथ हम भी मजा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा यहाँ पे कि हाँ इतने मार्क्स भी लाए जा सकते हैं। तो आप लोग जो डरते हो ना ये 40 मिलेंगे कि नहीं, आप उसके बारे में सोचिएगा ही मत ना। जिसको 440 का रिकॉर्ड ब्रेक करना है उसको 200 या सॉरी 400 मार्क्स से क्या मतलब, कितने लगते हैं, 300 मार्क्स से क्या मतलब, 140 का लीड ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 440 मीन्स सर सीए में आसान नहीं है, लगभग 73%। यहाँ पे 50% पासिंग है, 23% एक्स्ट्रा मार्जिन से पास हो रहे बच्चे। कर लो, हो जाएगा। और आपको शायद हमारे क्लास के रिजल्ट थोड़े दूसरे क्लासेस के रिजल्ट देख के कम भी लग सकते हैं, बट ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे बच्चे कम होते हैं। कोल्हापुर सिटी में है हम लोग, राइट, अपीयरिंग कम है और उसमें परसेंटेज देखो ना तो बहुत ज़्यादा आता है। आप लोग देखोगे दूसरे क्लासेस में बोलेंगे कि 100 बच्चे पास हो गए, बट उनके बैठने वाले 1000 होते हैं। फिर मेट्रो सिटीज़ में मेजोरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, क्लासेस जाते हैं, तो वहाँ पे अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखो कंपैरिजन का इशू नहीं है, हमारे लिए ये बेस्ट रिजल्ट है, वी आर हैप्पी विथ इट। ठीक है, ऑल इंडिया रैंकर हमें चाहिए, एब्सोल्युटली वी आर ट्राइंग फॉर इट, बट बच्चों ने मेहनत की है और आएगा एक दिन। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई हो सकता है, बस वो क्या है, मेंटेलिटी ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, मैं फाउंडेशन से आपको बताते आया हूँ कि अकाउंट्स के मार्क्स में हमेशा बताता था कि ये 94 का रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाओ। क्या होता है उससे हमें एक बूस्ट मिलता है कि हाँ चलो ये कर सकते हैं हम भी। अगर हमारे जैसा ही कोई बच्चा यहाँ पे बैठ के कर सकता है तो आप में भी वो कैपेबिलिटीज़ है, बस वो लगन से काम करना पड़ेगा, आपको मन लगा के काम करना पड़ेगा। शिद्दत से किसी भी चीज़ को आप अगर पाने की कोशिश करते हो तो मिल ही जाती है आपको। मन से होना चाहिए बस। ठीक है, एंड कुछ नहीं, यही चीज़ें करनी है जो पढ़ा रहे हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बिलीव मी गाइज, यही आने वाला है आपको एग्जाम में। सीए के एग्जाम्स डिफिकल्ट है, ये मिथ है। किनको डिफिकल्ट है, जो ये क्वांटम पढ़ ही नहीं सकते, वो लोग बोलते हैं। अभी ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए हैं। मैं लड़कियों के बारे में हमेशा प्रेज करता हूँ कि लड़कियां बहुत अच्छा नंबर्स ला रही है। दिस टाइम उल्टा हुआ, दिस टाइम बॉयज़ ने बाजी मार ली। ठीक है, देखो कंपैरिजन नहीं है बॉयज़ गर्ल्स, ऑब्वियसली एवरी स्टूडेंट इज सेम, सबको सेम इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, सेम फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं। कभी कभार होता है ऐसा, लेकिन ठीक है। तो आप लोग कृपया करके सीरियस हो जाना। अभी जो मई में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको तो सीरियस हो, वो तो सीरियस है ही। ठीक है, जो सितंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं की है, अभी भी चांस है, यू कैन अपीयर बोथ दी ग्रुप्स।
अभी भी चांस है, अभी अपने पास बहुत समय है। कितना है? मार्च के बाद अप्रैल, मार्च पूरा है अपने पास, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, चलो सितंबर महीना रख देते हैं एग्जाम के लिए। 6 महीने हैं। 6 महीने में अगर 6 सब्जेक्ट कर नहीं पाया तो मैं क्या कर पाया? और अभी अपने सेकेंड ग्रुप के क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, बराबर है? तो आप टेंशन मत लेना, दोनों ग्रुप के लिए तैयारी करना। एक ग्रुप आगे अभी मान लो खत्म हो जाता है अपना बैच 10 तारीख को, आप 6 महीने में 3 सब्जेक्ट करोगे, यानी फाउंडेशन से भी डिग्रेड कर रहे हो खुद को। चलो अब जिनका रह गया है उनकी बात करते हैं, जिनका अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाए वो लोग। अब कुछ कुछ बच्चे ने दो दो ग्रुप दिए थे, एक पास हुआ है। पार्थ करके एक बच्चा था, होशियार था, उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं एक ही ग्रुप करूंगा, उसका हो गया एक ग्रुप, बता रहा हूँ, ठीक है? तो जिन आगे जाके, बट अभी उसको सेकेंड ग्रुप के क्लासेस का टेंशन नहीं है, उसके हो चुके हैं क्लासेस, ही कैन स्टडी नाउ। आई थिंक उसने स्टडी शुरू भी किया है, बिकॉज उसको पता था कि एक ही ग्रुप का प्रिपरेशन हो रहा है, तो वो एक ही दिया उसने। और अब उसने जैसे ही एग्जाम के बाद उसने सेकेंड ग्रुप की पढ़ाई शुरू कर दी है। तो ये एक फायदा हमेशा रहेगा ही। जिन बच्चों को लगता है कि सेकेंड ग्रुप के क्लासेस बाद में करता हूँ, रिजल्ट के बाद कोई नया बैच अनाउंस नहीं होता, याद रखना। और अगर हो भी गया तो क्या लगता है आपको कि 3 महीने में होगा? वो कॉस्टिंग के लिए 2.5 मंथ्स लगते हैं, सेकेंड ग्रुप 2.5 मंथ्स में खत्म होता है बच्चों। उतना लेंदी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, मेरा ही सब्जेक्ट उसमें लेंदी है, बट मेरे सब्जेक्ट को टाइमिंग अगर हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके खत्म करें तो 2.5 महीने में खत्म करके दूंगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि पिछले सारे बैचेस में मैंने खत्म किया है। कॉस्टिंग इज अ वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट, सॉल्विंग ही सॉल्विंग है उसमें, दिमाग ही दिमाग लगाना है, मैथमेटिक्स है वो एक प्रकार का, बस वो इक्वेशंस इक्वेशंस वगैरह भी है बट थोड़े थोड़े हद तक लॉजिक्स बहुत है वहाँ पे, ठीक है? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, मज़ा आता है आपको। कॉस्टिंग के लेक्चर में बिल्कुल बोर नहीं होगा, मुझे पढ़ाने में इतना मतलब मैं सच बोलूँ कि अभी इस सब्जेक्ट में बोलना गलत है, अकाउंट से भी ज़्यादा मुझे प्यार कॉस्टिंग से है, ठीक है? मैंने पहले मेरे करियर की शुरुआत कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा के ही की थी, सीए फाइनल का कॉस्टिंग पढ़ा के ही मैंने मेरे टीचिंग करियर की शुरुआत की है सीए के जर्नी में। तो आई लव कॉस्टिंग, ठीक है? एंड सच में मतलब मज़ा आता है कॉस्टिंग करने में। कॉस्टिंग के बैच में मुझे आप 10 घंटे भी पढ़ाने के लिए बोलो, मैं पढ़ा लूँगा। एक बार अकाउंट्स में थक जाऊँगा, लेकिन अकाउंट्स में भी थकूंगा नहीं, वो अलग बात है, बट फिर भी इसमें थक सकता हूँ, बट कॉस्टिंग में नहीं। इसमें मतलब कभी कभार मुझे लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करना बहुत ही बोरिंग काम लगता है, शायद आपको भी लगता होगा। और एक नहीं यार, ख़त्म ही नहीं होता है। फाउंडेशन का तो पूछिए मत, मैंने पार्टनरशिप का बता दिया ना आपको। कुछ टॉपिक्स है घटिया, क्या करूँ मैं अभी, बट आपको भी वैसे ही वो ख़त्म करना है। तो 2.5 महीने में अपना सेकेंड ग्रुप खत्म हो जाएगा, तो आपके पास उसके बाद भी 3 महीने रहेंगे। बात समझ रहे हो क्या? उसके बाद भी आपके पास 3 महीने रहेंगे। 3 महीने में 6 सब्जेक्ट होते हैं, और इन 3 2.5 महीने में मैं टाइम पास नहीं करूंगा। अगर मैं बोथ ग्रुप का प्लानिंग कर रहा हूँ तो आई शुड बी वरीड अबाउट माई प्रिपरेशन, तो मैं पहले ग्रुप का रिवीजन करता रहूंगा। अभी इनको भी हमने यही बताया था कि आप रिवीजन से स्टिक टू रहिएगा, भले ही 2 घंटे क्यों ना मिले अकाउंट क्लासेस खत्म होने के बाद। एक तो 2 घंटे नहीं मिलते, उससे ज़्यादा समय मिलता है, तो आप एक्सक्यूजेस देना बंद करो। जिसको सपना देखना है बड़ा, वो मेहनत भी बड़ी करेगा, ओके? हाँ, मान लो बाद में जाके कुछ नहीं हो पाया तो एक ग्रुप पे शिफ्ट कर दो। एक ग्रुप 3 महीने में तो आराम से हो सकता है, 2.5 महीने में एक ग्रुप नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उसके कारण आपके क्लासेस तो खत्म हो गए, अगले टाइम को तो आपने बचा लिया। 6 महीने फॉर बोथ ग्रुप्स, सॉरी सिंगल ग्रुप, टू मच, आप फेल हो जाओगे, लिख लेना मेरी बात। पढ़ पढ़ के थक जाओगे, क्वालिटी स्टडी नहीं होता है, बाद में भूलना तो हमारा मतलब आदत ही है, हम भूलते ही है सारी चीज़ें। अभी आपको क्या लगता है कि मैं फ्रेमवर्क के बारे में कुछ पूछूं तो आपको आ जाएगा? नहीं, बट जब रिवीजन करोगे ना तब आ जाएगा। तो अभी सेकेंड ग्रुप के क्लासेस जब शुरू होंगे तब आप उसके साथ साथ रिवीजन थोड़ा कर लो, क्या प्रॉब्लम है? घर जाके करना है रिवीजन, नहीं तो सेकेंड ग्रुप के साथ सेकेंड ग्रुप पक्का कर लो। अभी मैं याद है कि आपको, देखो डे 1 से बताते आ रहा हूँ कि जिनको 2 ग्रुप का सपना देखना है वो पहले दिन से पढ़ाई शुरू करो। जो जो टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं, एक बार आपने किए हैं तो अच्छा ही है। इवन 50% भी अगर आपने कंप्लीट किया है तो भी बेटर है। और हो जाता है बच्चों, एक बार बैठ गए ना हम पढ़ाई करने के लिए,
तो 15-15 दिन में एक एक सब्जेक्ट खत्म होता है, यू डोंट वरी अबाउट इट। बट उस वक्त वो 16 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। अभी भी आपको चांस है, बस पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, हो सकता है। आई स्टिल रिमेंबर हमारे क्लास की जो पहली लड़की पास हुई थी ना, बोध ग्रुप, फर्स्ट टाइम हमने बोध ग्रुप की क्लासेस शुरू किए थे, पहले हम एक ही ग्रुप लेते थे, उस बैच में हमने सेकेंड ग्रुप ऐड किया, हमारे लिए भी पहली बार पढ़ाना था वो, और वो बैच थोड़ा एक्सटेंड हो गया, 1.5 महीना मिला उसको पढ़ाई करने के लिए, और उस वक्त 8 सब्जेक्ट थे, कितने? 8 लड़की, दोनों ग्रुप, एक ही 2 लड़कियां पास हुई थी, दोनों ग्रुप, बाकी सारे एक एक ग्रुप पास हो गए, बाकी सारे मतलब कुछ फेल भी हो गए, जो पास हुए वो एक एक ग्रुप पास हो गए। बट 8 सब्जेक्ट वॉज डेंजरस। आपके सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, वेलकम चेंजेस है। अकाउंट्स में प्रैक्टिकल चैप्टर कितने कम हो गए, प्रैक्टिकल चैप्टर को पढ़ना है तो कम से कम एक चैप्टर को 5 दिन तो देने ही पड़ता है। एएस का वैसा नहीं है, फटाफट फटाफट खत्म कर सकते हो। पहले प्रैक्टिकल चैप्टर्स 18 थे, 18, ठीक है, कितने? 18 चैप्टर्स थे टोटल अकाउंट्स 1 एंड अकाउंट्स 2 में, लगभग 13 चैप्टर्स थे अकाउंट्स 1 में, और सिर्फ 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे। वो वैसे वाले 8 सब्जेक्ट उन्होंने 1.5 महीने में किए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1.5 महीनों में ही उन्होंने पूरा काम किया होगा, उसके पहले भी पढ़ाई की थी, और हमने भी किया यार, क्लास में कितना अच्छा किया है सब कुछ, ऐसा थोड़ी ये वेस्ट नहीं जाएगा। अभी आप सडनली कोई मतलब बीच में से ही होल्डिंग कंपनी का एक क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने जाओगे तो याद थोड़ी आएगा यार, थोड़ा स्टेप वाइज करना पड़ेगा ना, और उस वक्त आपको सारी चीजें क्लिक होंगी, मेमोरी में वो रहता है, मेमोरी में वो रहता है, भूलिएगा मत, अपने मेमोरी में बहुत पावर है, बिलीव इन योर मेमोरी, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। इस रिजल्ट को आप एक मोटिवेशन की तरह समझ लो। आपके बैच से भी मैं अपेक्षा करता हूँ, अपेक्षा मतलब मेरे लिए मत करो, आपकी इच्छा है तो करो। बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन इज मैंडेटरी, याद रखना, सोचिए इसके बारे में। 6 महीने एक ग्रुप नहीं हो सकता। सर मैं परफेक्ट करूंगा, 100 400 लाऊंगा, सपने आपके बस, बाकी कुछ नहीं। हो सकता है बट मतलब देखो, डिसाइड किया तो कुछ भी हो सकता है, बट क्या फायदा उसका, 400 मार्क लेके क्या करूं मैं? रिजल्ट क्या है आपका? फेल ही तो है ना। सीए इंटर पास हुए क्या आप? नहीं, एक ग्रुप पास हो गए, आपको 2 अटेम्प्ट लगे सीए इंटर में। इंटरव्यू में मैटर करता है, जॉब के लिए मैटर करता है। अब इन बच्चों को कौन पिक नहीं करेगा बोलो आर्टिकलशिप के लिए? नाउ दे विल डिमांड कि मुझे इस फॉर्म में चाहिए। 2 ग्रुप होने वालों को इमीडिएटली एक्सेस है, एक एक ग्रुप करोगे आर्टिकलशिप आपका पोस्टपोन हो जाएगा, सब पोस्टपोन होता है, और वो एक पास होने का चस्का लगना चाहिए। अभी आप 2 ग्रुप करते हो तो फाइनल में मार्क माई वर्ड आप भी वहां पे भी 2 ग्रुप करो, क्योंकि इट इज ऑलरेडी अचीव्ड बाय यू, तो आपको टेंशन नहीं आएगा 6 सब्जेक्ट पढ़ने में। एंड इंस्टीट्यूट वहां सामने से बोल रहा है कि 6 सब्जेक्ट ही किया हमने, आप तो 2 ग्रुप करो, पास होके जल्दी आ जाओ यार मार्केट में, ऐसे बोल रहा है इंस्टीट्यूट। 3 एग्जाम भी कर दिए, इंस्टीट्यूट बोल रहा है आओ आओ, हम बोल रहे हैं नहीं, रिलैक्स चिल, हम आएंगे आराम से। इंस्टीट्यूट ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया बोलो ना। वो इनफैक्ट चाहती है कि आप जल्दी आ जाओ सीए को करियर में। 14% रिजल्ट है देखो बोथ ग्रुप का, विच इज अ गुड रिजल्ट। कम है, 100 में से 14 बच्चे पास हुए हैं, ये भूलना मत। मतलब आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। एंड जो 2 करेंगे उनका एक तो पक्का होगा ही। प्रेशर विल पुश यू फॉर स्टडीज, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है। जिनको टेंशन आता है कम करो ना सेकेंड ग्रुप का टाइम, जो मतलब जो आपको लेस पसंद है उसका, उसमें रिस्क ले लो। और फर्स्ट ग्रुप अगर आपको पसंद है तो फर्स्ट में ज्यादा रिस्क मत लो। ऐसा मत करो कि वहां पे भी रिस्क यहां पे भी रिस्क, तो रिस्क ही रिस्क है। नहीं तो वहां पे आधा यहाँ पे आधा, वहां के 2 एग्जाम करवाता हूँ यहाँ के 2 एग्जाम करवाता हूँ, ऐसा फालतू का प्लानिंग मत करो, ठीक है। अब जो सितंबर अपियर करने वाले हैं उनको अगर सेकेंड ग्रुप में वगैरह फ्यूचर में रिस्क नहीं लेनी है तो आप लोगों को अभी से पढ़ना पड़ेगा। इन लोगों ने अगर अभी पहले ही से ही पढ़ाई की है तो इनको टेंशन आता है। देखो टेंशन कोई भी पढ़ना, मतलब लास्ट डे पे भी पूछोगे तो मैं हमेशा यही बोलता था कि मेरी कुछ पढ़ाई हुई ही नहीं है,
ऐसा तो आपको हमेशा लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो मेंटेलिटी चेंज करो, ठीक है। तो रिजल्ट के दिन मैं ये हमेशा बकबक करता ही रहता हूँ। इट्स अ गुड साइन कि अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो बोथ ग्रुप पास हो रहे हैं, तो आपको भी टोटल मौका है बोथ ग्रुप पास होने का, करिए। और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा रिस्क वेटेज एडजस्ट करके करिए, लेकिन तैयारी दोनों की करिए। क्योंकि एक ग्रुप पे शिफ्ट जब होते हो आप लोग, तो जो 16 घंटे पढ़ने की आपकी ताकत है वो कितने पे आ जाती है? ऑटोमेटिक 10 घंटे पे आ जाती है, बिकॉज यू बिकम रिलैक्स। आपको खुद को रिलैक्स करने के लिए एक ग्रुप छोड़ना है, छोड़िए। जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा अलग से मिलना पड़ेगा टीचर्स को, कि क्या करें हम लोग, एक करे या दो करे, वो आपके स्टडी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप यहाँ से आगे कैसे पढ़ाई करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू शुड स्टार्ट इफ यू वांट टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स, ठीक है। हो सकता है ये 2.5 महीने में सेकेंड ग्रुप की क्लासेस, उसके साथ साथ आप लोगों की तैयारी। और इसमें हमारा कोई मतलब पर्सनल इंटेंशन नहीं है, उनको भी ऐसे ही, मतलब कल जब फ़ोन कर रहे थे तब बच्चे बोल रहे थे सर हम नहीं करने वाले थे, आपने ऐसे ही उनको बता बता के करवाया। एक तो लड़का आया था एग्ज़ाम के बराबर 1 महीना पहले, सर कुछ भी नहीं हो रहा है, ही गॉट 367 मार्क्स, कुछ भी नहीं हो रहा है बोल रहा था। मैंने उसको बताया होगा ही नहीं, 2 दिन ब्रेक ले लो, जाओ एक आध मूवी देख के आओ। कभी कभार ज़्यादा पढ़ाई करने के कारण भी प्रेशर आता है, डरते हैं हम लोग रिजल्ट में क्या होगा, इतना कर रहे हैं हम लोग, कब से यहाँ पे आ रहे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। एब्सोल्युटली मैं क्रेडिट उन बच्चों को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब आप खुद पढ़ते हो तभी आप पास होते हो। क्लासेस एक बस मोड है जो आपको बताता है कि ये पढ़ना है। क्लासेस में पढ़ के कभी दिमाग में फिट नहीं होती है चीज़ें, दिमाग में फिट करने के लिए वो वापस पढ़नी पड़ती है, लेकिन पढ़ने का टेक्निक समझ में आ जाता है। जो चीज़ें आप सोच नहीं सकते हो सेल्फ स्टडी करते समय, वो सर आपको बताते हैं। यही उपयोग है क्लास का, बाकी कुछ भी फ़ायदा नहीं है क्लास का। सिर्फ क्लासेस करके अगर पास होते बच्चे तो हमारे बैच के सारे बच्चे पास होने चाहिए। तो मेहनत तो आप ही को करनी है, ऑब्वियसली ऑल क्रेडिट गोज टू दो स्टूडेंट्स। ये जो 94 मार्क्स लाए हैं बच्चे ने, ये इसका मेहनत है। शायद इसने वो चारों मॉड्यूल कॉस्टिंग के सॉल्व किए। मैं 2 मॉड्यूल आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ और 2 एडिशनल प्रैक्टिस मॉड्यूल्स हैं आंसर के साथ दिए हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जिनको करनी है। तो शायद इसने, पूछता हूँ मैं, आज आएगा ये मिलने के लिए, इसको पूछता हूँ कि तुमने वो 2 किए थे कि नहीं किए। नहीं किए और जो सॉल्व किए उसके बेसिस पे लाया है ये मार्क्स, तो अच्छा ही है। मुझे नहीं लगता है कि किए होंगे, बट फिर भी वो किए होंगे तो वो एक्सेलेंस उसको उसी कारण से आया, ठीक है। सब है अपने नोट्स में, बस पढ़ना जरूरी है, हो जाएगा। ओके फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। एंड सब परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है, याद रखना एक चीज, यू कैनॉट एक्सेल एट एवरीथिंग। मतलब आप लोगों की इच्छा होती है ना कि हर चैप्टर के मैं 3 रिवीजन करूं, ऐसा नहीं होता, जो है उसमें एडजस्ट कर लो, बट फाइनल बैटल हमें फाइट करना ही है। लास्ट डे तक गिव अप नहीं करूंगा मैं, भले ही मेरा एक हाथ पेपर डिफिकल्ट गया तो जाने दो, 40 लाए आएगा उसमें, ऐसा एज्यूम करके चलो, कैलकुलेट भी मत करो। पेपर वहां पे लिखने के बाद घर आके उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी है, अगले पेपर के बारे में सोचना है। क्या पता उस अगले पेपर में आपको 5-10 मार्क एक्स्ट्रा मिलके आपका सेट ऑफ होके पास हो जाए, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं, पिछले 2-3 बैचेस में कॉन्जिक्यूटिवली हमारे सीए इंटर बोथ ग्रुप के रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं। रीजन बीइंग, टाइम मिलता है अभी प्रॉपर। पहले क्या होता था, 8 सब्जेक्ट नहीं हो पाते थे और पढ़ाने में भी समय जाता था, 8-8 सब्जेक्ट, तो 3 महीने मिलते थे, 8 सब्जेक्ट ज़्यादा होते थे उसमें। 6 परफेक्ट है, 6 परफेक्ट है, ठीक है। 2.5 महीने में भी हो सकता है 6 सब्जेक्ट, 2 महीने में भी हो सकता है 6 सब्जेक्ट, आपको स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, अभी हुआ क्या है, ये 3-3 महीने का सीन होने के कारण
कुछ बच्चों को दिक्कतें होती है इसमें, बट आप उसके ऊपर ओवरकम करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो आप बैलेंस कर लो, एक ग्रुप को परफेक्ट कर लो और एक ग्रुप में रिस्क ही रिस्क ले लो, वहाँ पे थोड़े टॉपिक ऑप्शन रख दो, बट अपियर करना है वो दोनों ग्रुप। एंड मान लो आखिरी महीने में लगा कि नहीं हो पा रहा है, चलो जिसमें रिस्क ले रहे थे वो ग्रुप छोड़ दो, एक कर दो, अगली बार तो आपको क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। तो आफ्टर योर एग्जाम यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट सेकेंड ग्रुप, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो उसमें, तो सेकेंड ग्रुप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को सेकेंड ग्रुप पसंद है तो सेकेंड ग्रुप कर लो, पहले पहला रिस्क में रख दो। डिपेंड्स कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अभी वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, हाउ कैन वी गाइड अबाउट इट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17। मेसर्स राहुल operates a number of retail outlets to which goods are invoiced at wholesale price। सर ये होलसेल प्राइस मेथड यूज करना है, ये पता कैसे चलेगा? इन शब्दों से पता चल रहा है, गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। तो अगर 100 रुपए का कॉस्ट है तो एचओ 25 रुपए लगाता है लोडिंग, एंड कितने में बेचता है? 125 रुपए में। तो दिस 125 रुपए इज होलसेल प्राइस। These outlets मतलब branches, these outlets sell the goods at retail price which is wholesale price plus 20%। तो what is retail price, what is wholesale price? 125 plus 20% यानी 25 रुपए is added by the branch and the retail price becomes 150, यानी कस्टमर को 150 में बेचा जाता है। Following is the information regarding one of the outlet for the year ended 31st March 22। स्टॉक एट आउटलेट 1421 30,000 रुपए। तो आउटलेट के स्टॉक की बात की है, तो ये 30,000 रुपए बाय द वे क्या होगा? सुनिए मेरे क्वेश्चन को पहले। 30,000 रुपए कॉस्ट टू एचओ है या फिर कॉस्ट ऑफ द ब्रांच है, जो कि होलसेल प्राइस होता है, बिकॉज एचओ 100 रुपए की चीज 125 में भेज रहा है, तो होलसेल प्राइस ब्रांच के लिए क्या है? कॉस्ट है। तो ये ब्रांच का कॉस्ट है या एचओ का कॉस्ट है या फाइनल रिटेल प्राइस के हिसाब से ये स्टॉक की वैल्यू है? ब्रांच के कॉस्ट के हिसाब से ये वैल्यू है। अभी आपको इतना तो समझ में आ गया है, ब्रांच 125 में खरीदी दिखाएगा और स्टॉक में रह जाता है तो 125 रुपए का स्टॉक बोलेगा, ब्रांच को पता ही नहीं है कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है। तो आउटलेट का स्टॉक है, अनलेस एंड अनटिल वो ब्रैकेट में कॉस्ट टू एचओ नहीं लिखता है, हमेशा हम क्या मानेंगे कि ये ब्रांच का कॉस्ट है, यानी ये होलसेल प्राइस है। तो इसमें प्रॉफिट कितना छुपा हुआ है? 25 बाय 125, बराबर है ना? ये होलसेल प्राइस है, तो 125 रुपए की अगर होलसेल प्राइस है तो उसमें 25 रुपए का प्रॉफिट होता है। इज इट राइट और नॉट? 125 रुपए की अगर होलसेल प्राइस है तो उसमें 25 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली लिखना रह गया हमारा पॉइंट नंबर एफ, एक लाइन है क्या वहां पे? उसमें दो पार्ट्स लिखने हैं हमें। प्रॉफिट ऑफ ब्रांच ऑन होलसेल प्राइस। वेट 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 प्रॉफिट ऑफ एचओ सॉरी ऑन होलसेल प्राइस कितना है? 25 बाय 125। फिर उसके बाद लिखता हूं प्रॉफिट ऑफ ब्रांच ऑन रिटेल प्राइस 25 रुपए ऑन 150 रुपए, बराबर है क्या बच्चों? एंड लास्ट और एक चीज निकालते हैं, प्रॉफिट ऑफ ब्रांच ऑन होलसेल प्राइस। ब्रांच का प्रॉफिट है ऑन होलसेल प्राइस 25 बाय 125। प्रॉफिट ऑफ ब्रांच ऑन होलसेल प्राइस 25 बाय 125।
चलो क्वेश्चन को आगे पढ़ू बच्चों। प्रॉफिट ऑफ ब्रांच ऑन होलसेल प्राइस 25/125। हाँ जी, सब लोगों का ध्यान है। ब्रांच का प्रॉफिट कितना है रुपयों में बताइए? 25 रुपए। वो किसके ऊपर निकालना है? होलसेल प्राइस के ऊपर। होलसेल प्राइस के ऊपर ब्रांच कितना प्रॉफिट लगाती है, यानी कॉस्ट के ऊपर एक प्रकार से 125 है। 25/125 बराबर है ना? हाँ। प्रॉफिट ऑन रिटेल प्राइस, प्रॉफिट ऑफ ब्रांच ऑन रिटेल प्राइस, यानी अगर रिटेल प्राइस आपको दिया जाता है तो ब्रांच कितना कमाती है? 25 रुपए कमाती है 150 के रिटेल प्राइस पे। आर यू गेटिंग इट? फाइन। अब यहां पे क्या हुआ है, एचओ का प्रॉफिट भी 25 है, ब्रांच का प्रॉफिट भी 25 है, तो वो रेशियोज एक जैसे दिख रहे हैं बट वो है नहीं। ओके चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्टॉक एट आउटलेट, what I was trying to tell you is this 30,000 rupees is what? Wholesale price, बराबर है कि नहीं? अब इसमें एचओ ने कितना प्रॉफिट लगाया है? एचओ होलसेल प्राइस में कितना प्रॉफिट रखता है? 25/125। वेरी वेरी गुड। अगर होलसेल प्राइस 125 है तो एचओ का प्रॉफिट 25 रुपए होता है। 30,000 में कितना होगा? 6,000 रुपए। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो ये स्टॉक रिजर्व हमने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किया होगा ना, तो स्टॉक रिजर्व में 6,000 का बैलेंस है, ये भूलना मत। गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर, ये भी क्या होगा बच्चों? होलसेल प्राइस ही होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द आउटलेट, ये प्रॉफिट अर्नड बाय द आउटलेट है। ब्रांच प्रॉफिट कितना कमाता है? 25/150, यानी सेलिंग प्राइस पे 25/150 प्रॉफिट कमाता है, बराबर है कि नहीं? यानी 150 रुपए के गुड्स बेचे तो 25 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। 60,000 अगर टोटल प्रॉफिट कमाया है तो कितने रुपए में गुड्स बेचे होंगे? 3,60,000 विल बी द टोटल सेल्स। उल्टा कैलकुलेशन करके मैंने क्या निकाला? सेल्स डन बाय द ब्रांच निकाला। सिंपल है कि नहीं? अब इन्होंने गुड्स लॉस बाय फायर बैलेंसिंग फिगर निकालो बोला है, जो आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट में मिल जाएगा, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट में उसकी क्या मिल जाएगी? होलसेल प्राइस मिल जाएगी। इज इट राइट? एक्सपेंसेस ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मानूंगा मैं। एंड स्टॉक एट द आउटलेट ऑन 31 मार्च 22, 36,000, ये भी होलसेल प्राइस पे होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आउटलेट स्टॉक अकाउंट, आउटलेट पी एंड एल अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। शुरू करें। 3 अकाउंट हमने बनाए हैं, उसमें रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। या आउटलेट स्टॉक अकाउंट हम कौन से प्राइस पे बनाएंगे? अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के रखना, मेंटेन्ड एट होलसेल प्राइस। मेंटेन्ड एट होलसेल प्राइस, बराबर है क्या बच्चों? शुरू करूं तो ओपनिंग स्टॉक लिखता हूं ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपयों का ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे? 30,000 रुपयों का। प्रश्न क्या पूछा है बच्चों? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आउटलेट स्टॉक अकाउंट, आउटलेट पी एंड एल अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट एक पूछा है। अब स्टॉक रिजर्व जो है उसकी एंट्री हम किसके बुक्स में मारते हैं?
एचओ के बुक्स में, क्योंकि प्रॉफिट किसके बुक्स में है, एचओ की बुक्स में। इज इट राइट? तो हम लोग स्टॉक रिजर्व अकाउंट में लास्ट ईयर क्या एंट्री मारे होंगे, एचओ पी एंड एल अकाउंट हमने डेबिट किया होगा, क्योंकि एचओ का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था जो हमें कम करना था, टू स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा होगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा होगा। तो प्लीज कम टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट एंड राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे आप कैलकुलेशन दिखाओ। 30,000 रुपये का होलसेल प्राइस है ओपनिंग स्टॉक का, जिसमें 25/125 6,000 रुपीज आता है। इज इट राइट? चलो आगे बढ़ता हूं। गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर 3,24,000। दोस्तों सुनिए ना, ये 6,000 रुपये का क्या करना है अभी, स्टॉक रिजर्व के बैलेंस का क्या करना है। एचओ पी एंड एल को आप ये पूरा का पूरा भेज सकते हो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इस साल बेचा जाएगा, तो इस साल ये प्रॉफिट हम कमा लेंगे कि नहीं एचओ वाले, तो एचओ इसको पी एंड एल को भेज सकता है। नहीं तो इसको कंपेयर कर सकते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व के साथ, और जो डिफरेंस है वो पी एंड एल को भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं, पहले वाला भी जो डिस्कस किया वो भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक मेथड यूज कर लो, चलेगा। हम इस बार सेकेंड मेथड यूज करेंगे, बैलेंसिंग फिगर हम लोग पी एंड एल को भेजेंगे, और एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी लिख के देता हूं मैं। चलो फिर गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एंट्री क्या होगी, आउटलेट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू आउटलेट 3,24,000। इसमें भी कोई प्रॉफिट एचओ ने लगाया हुआ है, बट वो हम निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये होलसेल प्राइस मेथड से सॉल्व कर रहा है, तो ब्रांच 25 रुपए का ही प्रॉफिट दिखाएगा, 50 का नहीं। ओवरऑल 100 रुपए की गुड्स ब्रांच 150 में बेचने वाला है, तो बस ब्रांच का प्रॉफिट हमें 25 रुपए ही दिखाना है। कौन सा मेथड है ये, होलसेल प्राइस मेथड। सर कैसे पता चला, बोल रहे ना ये होलसेल प्राइस वगैरह। तो ये दो क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, 3,24,000। आगे बढ़ू क्या, ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द आउटलेट लिख दूं यहां पे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रांच स्टॉक अकाउंट में यहां पे ही आता है ना। हाउ मच, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 60,000। करेक्ट है बच्चों। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे कैन आई कैलकुलेट सेल्स, यस, बिकॉज प्रॉफिट रेशियो अपने पास है। हमें पता है कि ब्रांच हमेशा होलसेल प्राइस के ऊपर 20% लगाता है, यानी 25 रुपए का प्रॉफिट लगा के 150 में बेचता है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या, 150 में 25 रुपए का प्रॉफिट है, तो 60,000 का पूरा प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए की सेलिंग प्राइस रखनी पड़ेगी, 3,60,000। और सेल की एंट्री हमें आती है अच्छे से, क्या एंट्री होती है, ब्रांच सेल्स बोल दो अभी डायरेक्टली यहाँ पे। अब ब्रांच डेटर्स लिख के कोई फायदा नहीं है, ब्रांच कैश लिख के कोई फायदा नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूं बाय सेल्स, और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूं, 60,000 इंटू 150/25। करेक्ट है क्या कैलकुलेशन है, 3,60,000। जिन बच्चों को ये नहीं समझा ना, 60,000 इंटू 150/25 क्यों, वो साइड में मार्जिन में लिख के रखना। अगर सेलिंग प्राइस 150 रुपए की है तो ब्रांच का प्रॉफिट, हाँ बच्चों, ब्रांच का प्रॉफिट 25 रुपए का है। अगर ब्रांच का प्रॉफिट 60,000 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 60,000 इंटू 150/25। ओके, लिखा सब लोगों ने। तो 3,60,000 भी फाइनल सेलिंग प्राइस आया, और उसमें जो 60,000 का फायदा है वो यहाँ पे हमने अलग से दिखाया है। इज इट राइट माई फ्रेंड्स, फाइन। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मतलब यहां पे
बाय गुड्स लॉस बाय फायर आने ही वाला है। इज इट राइट? बट कितना है पता नहीं, बट लिख के छोड़ दिया मैंने, क्योंकि सारे परचेसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं, स्टॉक में कर चुके हैं, तो ये लॉस हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, उतने से स्टॉक कम होगा ना हमारा, और ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड है, वो गए हैं गुड्स, तो स्टॉक कम करना था, इसलिए स्टॉक अकाउंट को हमने गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट से क्रेडिट कर दिया। स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो गया, गुड्स लॉस बाय फायर बीइंग लॉस डेबिट हो गया। बोलो हाँ या ना? बस पता नहीं है कितना है, बट दिस टाइम हमें प्रॉफिट कितना है वो पता है, तो दिस कैन बी द बैलेंसिंग फिगर। इज इट राइट? बट दिस बैलेंसिंग फिगर विल बी विच प्राइस? रिटेल प्राइस या होलसेल प्राइस या कॉस्ट टू एचओ? दिस विल बी होलसेल प्राइस। वो लॉस होने के बाद स्टॉक 36,000 का बचा है, तो कैन आई राइट हियर बाय बैलेंस कैरिड डाउन हाउ मच? 36,000। एंड यू नो कि दिस इज ऑल्सो द होलसेल प्राइस, जिसमें एचओ ने कुछ प्रॉफिट लगा के एचओ के पी&एल में दिखाया होगा, बराबर है कि नहीं? तो इतना बैलेंस स्टॉक रिजर्व में रहना चाहिए कि नहीं? बोलो दोस्तों। हाँ, तो मैं यहां पे ऐसा लिखूं क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन 36,000 इंटू 25 रुपीज का प्रॉफिट होता है 125 के होलसेल प्राइस में, बराबर है कि नहीं? तो 36,000 इंटू 25 बाय 125 7,200, यानी बच्चों स्टॉक रिजर्व में 7,200 का बैलेंस आना चाहिए, बट है कितने का बैलेंस? यानी एचओ का पी&एल हमें कितने रुपए से डेबिट करना पड़ेगा? फर्दर 1,200 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा बाय हेड ऑफिस पी&एल अकाउंट। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। आई बात समझ में? चलो ये अकाउंट क्लोज कर दो। $4,14,000 माइनस 3,60,000 माइनस 36,000, 18,000 रुपए का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, गुड्स लॉस बाय फायर। करेक्ट है क्या बच्चों? डन। चलो आउटलेट पी&एल अकाउंट में हम लोग पहले वो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लें बाय आउटलेट स्टॉक अकाउंट। हाउ मच? 60,000। और एक ही आइटम यहाँ पे रह गया है, कौन सा? एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 20,000 का, जो हम आउटलेट पी&एल अकाउंट को भेज देंगे। और वो लॉस बाय फायर अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस आया था, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, कितने रुपए होगा? 18,000 ना। और कुछ इस प्रकार से ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। साठ में से 38,000 गए, 22,000 का बैलेंसिंग फिगर आता है, विच इज टू बी कंसिडर्ड एज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एचओ। बराबर है क्या बच्चों? ठीक है, आप एक काम करिए, स्टॉक रिजर्व अकाउंट
ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 रुपये। दोस्तों ओपनिंग स्टॉक हम इस साल बेचेंगे कि नहीं? पिछले साल हमने क्या एंट्री मारी थी स्टॉक रिजर्व की? एचओ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था। अब वापस से वो एचओ पी एंड एल में भेज देंगे, तो एंट्री क्या होगी? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एचओ पी एंड एल अकाउंट। हाउ मच? 6,000 रुपये, और ये खाता जीरो कर देंगे। एचओ का प्रॉफिट और बढ़ा दिया हमने, क्योंकि इस साल ये गुड्स बेचे जाएंगे तो इस साल वो कमा लेंगे ऐसा मान के। बट इस साल के एंड में भी 7,200 के गुड्स हम नहीं बेच पाए, सॉरी 38,000 के गुड्स, 36,000 के गुड्स नहीं बेच पाए, जिसमें 7,200 का प्रॉफिट एचओ ने लगा के रखा था, बाकी सारे बेच दिए। तो ये 6,000 कमा लिया ऐसा समझ लो फीफो मेथड से। तो वो जो स्टॉक है वो नए लॉट में से है। नए लॉट में भी हमने 36,000 रुपीज़ के गुड्स उनको भेज के रखे हैं, जिसमें 7,200 का प्रॉफिट हमने कमाया नहीं है। तो इस बार एचओ पी एंड एल वापस से डेबिट होगा। तो बाय एचओ पी एंड एल, एचओ का प्रॉफिट कम करना है 7,200 से, क्योंकि गुड्स जो है वो ब्रांच के पास ही पड़े हुए हैं 36,000 के। तो एचओ ने ये 7,200 कमाया नहीं, वो फिलहाल एचओ पी एंड एल से निकाल के स्टॉक रिजर्व अकाउंट में ऐड कर दिया। बराबर है कि नहीं? अब ये अकाउंट क्लोज अगर हम करते हैं, 13,200 टोटल आती है, उसमें से 6,000 पिछले साल के पी एंड एल को भेज दिए गए, तो 7,200 इस अकाउंट में बैलेंस रह जाता है। ऐसे भी प्रेजेंटेशन किया तो चलेगा। अल्टीमेटली पी एंड एल डेबिट हुआ कितने से? 7,200 से, एंड क्रेडिट हुआ कितने से? 6,000 से। क्लियर है क्या बच्चों? तो 1,200 से एक प्रकार से वो क्रेडिट ही हुआ ना, सॉरी डेबिट हुआ ना, हमारे पहले वाले इफेक्ट में वही था। आई बात समझ में? तो नेट इफेक्ट दिया तो भी चलता है, नहीं तो ऐसा काम किया तो भी चलेगा। अब मैं आपको एचओ पी एंड एल का एक्सट्रैक्ट दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? एचओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट। ओके, दिस इज एडिशनल वर्क। सब लोग हो ना मेरे साथ? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? जगह है ना? आगे कुछ लिखा है, होमवर्क सॉल्व किए, मार्जिन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा एचओ पी एंड एल अकाउंट बना दो, एक्सट्रैक्ट। अब जो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है वो तो पिछले साल ही भेजा था ना गुड्स हमने। ब्रांच के बुक्स में जो ओपनिंग स्टॉक है, ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है वो, तो हमारे बुक्स में ब्रांच स्टॉक अकाउंट में दिख रहा है ऑलरेडी। मैं बात कर रहा हूं एचओ पी एंड एल की। इस साल एचओ ने कितने के गुड्स भेजे ब्रांच को? 3,24,000, जो कि क्या है? होलसेल प्राइस है। इसको खरीदा कितने में होगा जरा बताइए? 25/125 उसका प्रॉफिट है, 64,800 में खरीदा होगा। रियली इतना मार्जिन? वो लोडिंग है ना बेटा, लोडिंग हटा के कॉस्ट बताओ। तो 3,24,000 माइनस 64,800। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, इतना फायदा कमाया कब से? मैं बिजनेस बंद करके वहां पे जाता हूँ। मतलब सीए का दिमाग कैसे चलता है देखो। वो रॉन्ग हुआ, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, बट इतना फायदा कैसे? 64,800 की चीज ये 3,24,000 में बेच रहा है, वहां पे 100 रुपए पे तो नहीं दिख रहा है वो फायदा। बराबर है ना? तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए। तो 259,200 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड। तो एचओ ने जब उसको खरीदा तो एचओ ने अपने बुक्स में उसको परचेसेस दिखाया होगा कि नहीं? अब एचओ का ओपनिंग स्टॉक कितना है आई डोंट नो, इसीलिए मैंने एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है टू परचेसेस। तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे परचेसेस कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 3,24,000
-25/125 ऑफ 3,24,000। करेक्ट है कि नहीं? 259,200 में खरीदा और इसको भेजा, तब एचओ ने एंट्री क्या मारी होगी? एचओ ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट या फिर आउटलेट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू द ब्रांच। लोडिंग रिवर्स करते नहीं हम होलसेल प्राइस मेथड में, तो गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस में 3,24,000 आया होगा, वो हमने कहाँ पे भेजना है? एचओ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को। तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बराबर बोला कि नहीं मैंने? 3,24,000। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हो तो रफ में यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, जीपी कितना आया? 324 माइनस 259,264,800 आता है। करेक्ट है कि नहीं बच्चों? टू ग्रॉस प्रॉफिट। इज इट अ रियलाइज प्रॉफिट? आप चाहिए तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखना, इज इट रियलाइज्ड? बताइए क्या ये रियलाइज प्रॉफिट है? ब्रांच को बेच के फायदे होते हैं क्या? ब्रांच ने वो बेचा कस्टमर को तो फायदा होता है। तो इस 64,800 में 7,200 कमाया नहीं है, क्योंकि 36,000 के गुड्स किसके पास पड़े हुए हैं? ब्रांच के पास। तो एचओ का P&L एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखा रहा है 7,200 से, और ओपनिंग स्टॉक में ब्रांच के भी 6,000 रुपए का प्रॉफिट पिछले साल का था, जो इस साल हमने बेच के कमाया होगा, जो इसमें नहीं है। ये तो इस साल का अकाउंट है ना। तो मैं एक काम करता हूं, आपको दिखाता हूं ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना आया, 64,800 बाय स्टॉक रिजर्व ऑल्टरनेटिव 2 का प्रेजेंटेशन 6,000। ये इस साल एडिशनल कमाया, पिछले साल का प्रॉफिट जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट में हमारे ही बुक्स में कौन सा बैलेंस दिख रहा था? क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था, वो निकाल के एचओ को भेज दिया ना आपने, वो उसका इफेक्ट आ गया। देखो यहाँ पे, ये पिछले साल का प्रॉफिट हम इस साल कमाएंगे बाय सेलिंग दिस गुड्स। तो 6,000 से प्रॉफिट। अभी 64,800 करंट ईयर का है, इतना तो समझ में आ रहा है क्या? प्लस ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक में भी गुड्स है ना 35,000 के, 30,000 के, 30,000 के, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 24 है। वो प्रॉफिट है कहाँ पे? यहाँ पे। वो इस साल कमाएगी ना ब्रांच बेच के। तो फीफो मेथड एज्यूम कर लो, उन्होंने वो गुड्स बेच दिए, तो ये 6,000 हमने कमा लिए, बराबर है कि नहीं? और जो एंड में उनके पास 35 के गुड्स बचे, उसमें स्टॉक रिजर्व क्रिएट किया हमने 7,200 रुपए। आई होप आपको अनरियलाइज प्रॉफिट के साथ कैसे डील करना है वो समझ में आ रहा है। तो 64,800 प्लस 6,000 70,800, 70,800 माइनस 7,200, यानी ब्रांच एचओ ने 63,600 कमा लिया ब्रांच के थ्रू सेल करके, टू एचओ P&L, सॉरी टू नेट प्रॉफिट लिख लो। ये ब्रांच के थ्रू बेच के एचओ ने कमाया है। अर्लियर इसका क्या होता था पता है आपको? ये 63,600 प्लस ये 22,000 पूरा ब्रांच का ही प्रॉफिट है, ऐसा दिखता था, क्योंकि हम लोडिंग हर एंट्री के बाद क्या करते थे? रिवर्स करते थे। बट अगर लोडिंग रिवर्स नहीं करते हो तो कुछ इस प्रकार से अकाउंटिंग होगा। 100 रुपए की चीज 25 रुपए के हिसाब से 125 में बेची है, ऐसे दिखेगा। आर यू गेटिंग इट? एक काम करो ना, ठीक है चलो हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 18 लिख रहे हो?
चलो आगे बढ़ू। बीटा हैविंग हेड ऑफिस at Mumbai has a branch at Nagpur. The head office does wholesale trade only at cost plus 80%. चलो हम लोग यहाँ पे रफ में कैलकुलेशन करते हैं। 100 रुपए की कॉस्ट है तो एचओ का लोडिंग कितना है? 80 रुपीज। तो होलसेल प्राइस हो जाएगी 180 रुपए। The goods are sent to the branch at wholesale price, namely cost plus 80%. Good. And head office wholesale trade करता है, यानी कस्टमर्स को भी 180 में बेचता है, एंड ब्रांच के थ्रू भी बेचना है तो ब्रांच को भी 180 में दे देता है। ब्रांच उसके आगे प्रॉफिट लगा के कस्टमर को बेच सकता है। यानी एचओ इज अ होलसेलर ओनली। एचओ रिटेल सेल करता ही नहीं है। एक तो अपने खुद के ब्रांच को 180 में बेचता है गुड्स, या फिर मान लो कोई डायरेक्ट कस्टमर आया और उतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है तो हम उसको भी बेच सकते हैं। कितने रुपए में बेचेंगे? 180 में ही बेचेंगे। यानी 100 की चीज एचओ हमेशा 180 में ही बेचेगा। तो ये साफ साफ ये कह रहा है कि एचओ का प्रॉफिट कितना है? 80 रुपए इन अ सेलिंग प्राइस ऑफ 180। अब सामने वाला व्यक्ति होलसेल पे खरीद के रिटेल में बेचेगा ही ना, वो कितने में बेचता है वो देखते हैं। द ब्रांच एट नागपुर इज होलली एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड and the goods are sold at cost to HO plus 100%। अब सेलिंग प्राइस निकालने का थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लो। कॉस्ट टू HO 100 रुपीज है, प्लस 100% लगाएगा यानी 200 रुपए में बेचेगा। यानी ब्रांच का प्रॉफिट कितना है? ब्रांच का प्रॉफिट 20 रुपए है, एंड दिस इज फाइनल सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस। सिंपल है। यानी ब्रांच कितना कमाता है सेलिंग प्राइस के ऊपर, रिटेल प्राइस के ऊपर? 20/200। ब्रांच होलसेल प्राइस पे कितना कमाता है? 20/180। एचओ कितना कमाता है? 80/180। एचओ उसके सेलिंग प्राइस पे 80/180 कमाता है। एचओ कॉस्ट पे कितना कमाता है? 80/100। ब्रांच उसके कॉस्ट पे कितना कमाता है? 20/180। ब्रांच का कॉस्ट कितना है? 180। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ब्रांच को आप अलग एंटिटी मान लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एचओ ब्रांच ओपनिंग स्टॉक ऑफ एचओ ऑब्वियसली एट कॉस्ट होगा, कॉस्ट टू एचओ होगा। परचेसेस एट कॉस्ट ही होंगे। गुड्स सेंड टू द ब्रांच कॉस्ट टू एचओ प्लस 80%, यानी ये होलसेल प्राइस वाला नंबर है 9,54,000। सेल्स, सेल्स एचओ ने किया हुआ सेल्स है वो, या इन एडिशन टू द गुड्स सेंड टू द ब्रांच है। एचओ बाकी लोगों को भी बेचता है ना, ब्रांच को भेजते भेजते, ब्रांच को गुड्स भेजते भेजते एचओ अपने कस्टमर्स को भी बेचता है। तो एचओ ने ये 180 के लाइन में बेचा होगा, 180 के प्राइस रेंज में बेचा होगा, और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपए होगी। यानी आपको इसमें कितना प्रॉफिट है पता है? इसमें कितना प्रॉफिट है? 80/180। एंड ब्रांच ने जो बेचा ना 9,50,000 रुपए का गुड्स, उसमें ब्रांच ने कमाया हुआ कितना प्रॉफिट है? 20/200। बस हो गया आप होशियार। ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, P&L में जाएगा। स्टाफ सैलरी P&L में जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस एंड ब्रांच। तो ब्रांच का प्रॉफिट ब्रांच के ट्रेडिंग P&L में, हेड ऑफिस का प्रॉफिट हेड ऑफिस के ट्रेडिंग P&L में। हम कॉलमनर प्रेजेंटेशन कर ले? चलो करते हैं। इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, पर्टिकुलर्स एचओ ब्रांच, पर्टिकुलर्स एचओ ब्रांच। in the books of Beta Limited.
दोस्तों एक 8 लाइन का ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, 8 नहीं 6 लाइन काफी है, एंड एक 7-8 लाइन का P&L अकाउंट, सो दैट मैं कैलकुलेशन वगैरह दिखा पाऊं। सात लाइन का P&L, ट्रेडिंग अकाउंट 6-7 लाइन्स, P&L अकाउंट 6-7 लाइन्स। ओके प्रियंका जी, ओके चलो, शैल वी स्टार्ट टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही आता है ना ओपनिंग स्टॉक, 2,25,000, एंड ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक 0 है। परचेसेस किसने किए होंगे? हेड ऑफिस ने, 25,50,000। ब्रांच तो कुछ पर खरीदता ही नहीं है बाहर से, बराबर है बच्चों। फिर उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच का इफेक्ट क्या होगा 9,54,000 का, जरा कृपया करके आप लोग सोच के बताइएगा। एचओ के क्रेडिट में, एचओ के P&L के क्रेडिट में, बाय, वेरी गुड, गुड्स सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस के कॉलम में या ब्रांच के कॉलम में? हेड ऑफिस के कॉलम में। ये तो मैंने ट्रांसफर एंट्री करी है, एक्चुअली एचओ ने क्या एंट्री मारी होगी जब ये गुड्स भेजे थे तब? गुड्स ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू द ब्रांच, और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस आया वो यहां पे भेज दिया। ब्रांच ने क्या एंट्री मारी होगी? अगर मान लो ब्रांच अकाउंटिंग करता है इस ट्रांजेक्शन को, तो ब्रांच के लिए इट इज लाइक परचेसेस ना, ट्रेडिंग एंड P&L मेथड है, टेंशन मत लेना। ब्रांच के लिए इट इज अ परचेसेस, तो आप ब्रांच परचेसेस हमेशा कौन से साइड में दिखाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। बस गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम लिखना, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, किसके कॉलम में? ब्रांच के कॉलम में। तो ये इनका कॉस्ट हो गया। इज इट सिंपल और नॉट? यस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर सेल किए हैं इन दोनों ने भी, तो सेल्स तो हमेशा ट्रेडिंग के क्रेडिट में ही दिखते हैं ना। हेड ऑफिस का सेल कितना है? 27,81,000, एंड ब्रांच का सेल कितना है? 9,50,000, बराबर है कि नहीं? हमें तो प्रॉफिट के परसेंटेजेस भी पता है, उसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं। इज इट राइट? पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये तीनों खर्चे कहाँ पे जाएंगे? P&L अकाउंट में। पहला लाइन ब्लैंक छोड़ दो P&L का, और फिर लिखो तीनों खर्चे टू ऑफिस एक्सपेंस। किसके कॉलम में? दोनों के कॉलम में। 90,000, 8,500, to selling expense 72,000, 6,300, to staff salary 65,000, 12,000। ओके तो बच्चों बहुत सारी चीजें मैं लिख के देता हूं ना आपको, कभी कभार मुझे लगता है कि आई एम टेकिंग टू मच टाइम इन इट, बट रिजल्ट के बाद बच्चे मैसेज करते हैं। अभी कल भी 2-3 बच्चों ने मुझे मैसेज किया और बोला कि सर आपके केस में मुझे रिवीजन करते समय ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने वहीं पे लिख के दी थी, तो लेटर ऑन आई चेंज माई माइंड अगेन, तो अगले बैच में वापस मैं लिख के ही दूंगा। ऐसा होता है,
आई कैन टाइप इट इन नोट्स ऑल्सो, बट बच्चों को अक्ल ही नहीं है कि वहां पे जाके पढ़ना है, उनको रेडीमेड वहां पे ही। अब ये जो बीच बीच में मैं लिख के देता हूँ ना, यहाँ पे ये कैलकुलेशन लिखो, वो कैलकुलेशन लिखो, बहुत काम आता है फ्यूचर में आपको। फाउंडेशन में तो रियलाइज हुआ ही है, इंटर में भी होगा ये। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, याद रखना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मेरा ड्यूरेशन ज्यादा होता है तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट सब्जेक्ट, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, और उसका आपको रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो इन सब्जेक्ट्स में ये करना पड़ता है, मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। चाहे कितना भी फाइन लैंग्वेज में वो अपने नोट्स में मॉड्यूल में लिख के शॉर्ट में करके दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आसान लैंग्वेज में लिख के देने से कारण वो आपके दिमाग में उतरता है, ठीक है। तो ये फायदा है और इसका उपयोग करो। आप लोगों को मैंने फाउंडेशन में भी आपको यही बताया है, इंटर में वापस बता रहा हूं। मैंने जिस प्रकार से लिख के दे के पढ़ाया है, जिस ऑर्डर में मैंने पढ़ाया है उसी ऑर्डर में पढ़ना है। ज्यादा दिमाग यूज ही मत करो। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कभी लेना ही नहीं है, पहले थ्योरी पढ़ो फिर प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ो, अपने आप आ जाएगा। इसकी पूरी थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख के दी है पहले, और उसके नीचे ये क्वेश्चंस है, तो पहले वो पढ़ना जरूरी है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, वो पढ़ते नहीं हो आप लोग और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो गलतियां होगी। रूल्स ही पता नहीं है गेम के, गेम कैसे खेल पाओगे। आपको पता होना चाहिए ना कि इस रोप के पीछे जाएगा बॉल तो 6 रन है, नहीं तो 4 रन है। अगर आपको यही पता नहीं है तो आप 6 मारने जाओगे ही नहीं, एक एक रन ही निकालते बैठोगे। पता है ना, ये सिंपल है। वो रूल्स ही लिखते हैं हम लोग, बाकी क्या है। रूल्स क्लियर करो, सब सब्जेक्ट में ही एप्लीकेबल है। यू शुड, देखो थियरी को पढ़ना है तो उसको प्रैक्टिकल बना के पढ़ना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिकल को पढ़ना है तो थियोरेटिकली भी आपको स्ट्रांग बनना है। वो गए वो दिन जो हम याद रखते थे, डेबिट साइड को भेजना है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखाना है, ऐसा मत करो, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। वो सिलेबस कम है और उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इट्स ओके। सीए का क्या है, अभी आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, आपके एग्जामिनेशन में एक एडजस्टमेंट बस अलग आता है, उसको आप लोग तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और इंस्टीट्यूट को यही बच्चे आगे चाहिए। इस बार फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर ट्रिकी था, फिर भी बच्चों ने 70, 75, 80 मार्क्स लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको वो समझ में आया है। ट्रिकी था, मतलब ऑर्डिनरी बच्चों को लगेगा कि इसमें स्कोर होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे थे जिनके बारे में बहुत सारे बच्चों ने सोचा नहीं होगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो बाय सेल्स लिख दिया, एक्सपेंसेस लिख दिए, बस काम खत्म हो गया। क्या हम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर सकते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के लिए हमेशा 4 चीजें चेक करनी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। नहीं है क्लोजिंग स्टॉक, बट हमारे पास प्रॉफिट के रेशियोज है ना, तो प्रॉफिट हम लिखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक अपने आप मिल जाएगा। बट स्टॉक मिलते ही मैं ब्रांच के स्टॉक में देखूंगा कि उसमें एचओ ने कितना प्रॉफिट लगाया हुआ है, और वो एचओ ने जो प्रॉफिट लगाया हुआ है और वो ब्रांच के पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो इट इज अनरियलाइज प्रॉफिट, हमें एचओ के पी&एल से वो निकालना पड़ेगा। इसमें कहीं पे लिखा है स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट करो, इसमें कहीं पे लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालो। कुछ बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ऐसे ही क्लोज करके आते हैं, मतलब डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आप थोड़ी सी कैजुअल अप्रोच यूज कर रहे हो। हमेशा किसी भी अकाउंट को क्लोज करते समय आस्क योरसेल्फ वेदर कैन आई क्लोज दिस अकाउंट। आप सिंगल एंट्री पढ़ के आए हो यहाँ पे बच्चों, ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग लाइन ऑफ डायरेक्शन समझ में आ गई। पहले हम लोग जीपी निकालेंगे, स्टॉक मिलेगा, बट स्टॉक निकालने के बाद भी रुकना नहीं है। स्टॉक ऑफ ब्रांच मीन्स अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ एचओ, तो एचओ के पी&एल से वो अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने की एंट्री भी करनी है। तो सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच में भी हो सकता है, देखो ना नालायक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच है कहाँ पे? 0 है, स्टॉक ही नहीं तो अनरियलाइज प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? नहीं आएगा, पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। बाय द वे क्लोजिंग स्टॉक में जैसे स्टॉक रिजर्व है, वैसे ओपनिंग स्टॉक का रिवर्स क्यों नहीं किया? अरे भाई ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, आंसर मिल गया, खुश हो गया मन। अगर होता तो मुझे पिछले साल कितना प्रॉफिट लगाया है वो रेशियो चाहिए होता, एंड अगर वो नहीं दिया है तो इस साल का प्रॉफिट रेशियो ही पिछले साल था, ऐसा मान के मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं। तो वो भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, एचओ के पी&एल को अब बढ़ाना पड़ेगा उतने से। क्यों? क्योंकि वो इस साल बेचे जाएंगे गुड्स, तो इस साल वो कमा लिया ऐसा समझेंगे। ओके, क्या है ये, इस प्रकार की जो क्वेश्चन की सेगमेंट है ना बहुत लिमिटेड है, 2 ही क्वेश्चन है इसलिए इतना बताना पड़ रहा है।
दो ही क्वेश्चन चाहिए, बराबर ना। इसके बाद आई थिंक हमें नया पढ़ना है, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस शुरू करेंगे। तो इन दो क्वेश्चंस के बेसिस पे ही ये सब समझना है आपको। और एचओ के कॉलम में क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, रिवर्सल, क्योंकि एचओ ने अनरियलाइज प्रॉफिट कमाया है। ओके चलो, तो हम लोग एक काम करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। डिटेल्स ऑफ लोडिंग। डिटेल्स ऑफ लोडिंग, राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। कॉस्ट टू एचओ 100 रुपये मानता हूँ, एज्यूम्ड लिखना हमेशा। एड लोडिंग बाय हेड ऑफिस 80 रुपये। होलसेल प्राइस 180 रुपये। लोडिंग बाय ब्रांच 20 रुपये बैलेंसिंग फिगर आएगा बच्चों। यहाँ पे रिटेल प्राइस का कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं। रिटेल प्राइस कैसे निकालेंगे, 100 रुपये का कॉस्ट टू एचओ प्लस 100%, तो 200 रुपये बन जाएगी, और अपने आप 20 रुपये का प्रॉफिट लोडिंग बाय ब्रांच हो जाएगा। ओके प्रॉफिट ऑफ एचओ ऑन होलसेल प्राइस 80/180। करेक्ट बोला मैंने। हमें देखो सिंपल है, 2 मिनट के लिए सोचो ज़रा। एचओ दो प्रकार के सेल कर रहा है, एक तो ब्रांच को गुड्स भेज रहा है एंड कस्टमर्स को भी बेच रहा है। क्वेश्चन क्लियर कट आपको बता चुका है कि कस्टमर्स को भी 100 रुपये की चीज़ 180 में बेची जाती है, तो सेलिंग प्राइस 180 हो जाएगा एचओ के लिए, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं। एंड ब्रांच को भी 180 में भेजा जाता है, यानी एचओ हमेशा सेलिंग प्राइस पे कितना कमाता है, 80/180। सिंपल है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट कितना है, 80/180 है। और ब्रांच कितना प्रॉफिट कमाता है, 20 रुपये का प्रॉफिट ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ 200। तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ब्रांच ऑन रिटेल प्राइस, यानी सेल्स के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सेल्स का डेटा है। सिंपल, मुझे कॉस्ट के ऊपर निकाल के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट के बेसिस पे मुझे कोई कैलकुलेशन करना नहीं है। सेल का डेटा दिया है ना आपके क्वेश्चन में, तो 20/200, इज इट राइट। तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। एचओ ब्रांच, पॉइंट नंबर ए, सेल्स टू आउटसाइडर 27,81,000, 9,50,000। पॉइंट नंबर बी, ब्रांच 9,54,000, सेल्स टू ब्रांच, ऑब्वियसली सेल्स टू ब्रांच।
ट्रांसफर टू ब्रांच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर सी, टोटल 37,35,000, 9,50,000। पॉइंट नंबर डी, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 80/180, 20/200। करेक्ट है ना बच्चों? पॉइंट नंबर ई, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट 16,60,000 and 95,000। बराबर है क्या मित्रों? सही है, चलो आगे बढ़ू। डन विद दिस। लिखेंगे अभी 16,60,000 एंड 95,000। कैन यू कंप्लीट दिस नाउ? स्टॉक रिजर्व के भी इफेक्ट दे सकते हो। एक ही आएगा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, उसकी एंट्री आपको बता दूं, HOP&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, अमाउंट आप लोग कैलकुलेट कर लो। कंप्लीट इट।
चलो हो गया। तो आई थिंक आपने यहाँ पे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, करेक्ट, 16,60,000 एंड 95,000। देन आप लोगों को यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर मिला, दैट वाज क्लोजिंग स्टॉक, जो कि 7,99,000 आया होगा। फिर आपने ये जीपी यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया, सॉरी पहले आपने क्या किया होगा, इस 99,000 में जो स्टॉक रिजर्व है उसकी एंट्री करी होगी टू स्टॉक रिजर्व, HOP&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। और शायद आपने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया होगा 99,000 इंटू 80/180। वेरी वेरी गुड। सो इट इज 44,000। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ओके। एंड नाउ यू गॉट नेट प्रॉफिट 13 लाख। जीपी ब्रॉट डाउन करना है ऑफ कोर्स, टोटल में यहाँ पे वही नंबर आएगा 13,89,000 एंड 68,200। डन। चलो आगे बढ़ू बच्चों। हाँ जी, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट का लोडिंग रिवर्स क्यों नहीं करना है? सिंपल है बेटा, देखो यहां पे ध्यान देना, दो तरीके हैं। 100 रुपए की चीज अगर HO ब्रांच को 180 में भेज रहा है एंड ब्रांच उसको 200 में बेच रहा है, तो हम लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। ब्रांच जो भी सेल कर रहा है उसमें टोटल में जो प्रॉफिट हो रहा है ना 100 रुपए का, वो हम ब्रांच का प्रॉफिट करके दिखाना चाहते हैं, तो लोडिंग रिवर्स करो। 100 रुपए का प्रॉफिट अगर तुम देखो, स्टॉक रिजर्व तो रिकॉर्ड करना ही है, दैट इज नॉट अ रिवर्सल ऑफ लोडिंग, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, वो अलग कंसेप्ट है। मैं बात कर रहा हूं जब गुड्स भेजते हैं तब लोडिंग रिवर्स करना है क्या, जब गुड्स वापस आते हैं ब्रांच से तो लोडिंग रिवर्स करना है क्या? ऑप्शन नंबर 1, अगर आपको ब्रांच का प्रॉफिट 100 रुपए दिखाना है तो लोडिंग रिवर्स करो। यानी 100 रुपए का अकाउंटिंग में दिखाऊंगा कैसे, 180 से, और 80 रुपए निकाल के वापस उल्टे कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, तो कॉस्ट दिख जाएगा 100 रुपए ही, और सेल करेगा ब्रांच 200 में, तो 100 रुपए का 100 रुपए प्रॉफिट ब्रांच में दिखेगा, ब्रांच P&L में 100 रुपए दिख जाते हैं। यहां पे समझ में आ रहा है क्या? बट अगर आपको HO का प्रॉफिट अलग से दिखाना है, यानी अगर आपको 80 रुपए HO ने कमाया है ऐसा दिखाना है और 20 रुपए ब्रांच ने कमाए हैं ऐसा दिखाना है, तो डोंट रिवर्स द लोडिंग, डू नॉट रिवर्स द लोडिंग। तो ब्रांच बोलेगा मेरा कॉस्ट 180 है, मेरी सेलिंग प्राइस 200 है, तो ब्रांच बोलेगा मेरा 20 रुपए का फायदा, यानी ब्रांच P&L में 20 का फायदा दिखेगा, जहां पे वो कितना दिख रहा था पहले, 100 रुपए दिख रहा था। मतलब प्रीवियस मेथड से जाते हो तो 100 रुपए का फायदा दिखता है, बट इस मेथड से जाते हो तो 20 रुपए का फायदा दिखता है, और 80 रुपए HO ने कमाया ऐसा HO दिखाएगा, HO के P&L में, जो पहले मेथड में HO 0 रुपए दिखा रहा था। समझ में आ रहा है क्या? अप्रोचेस है ये दो, इसमें से एक अप्रोच यूज करना है। स्टॉक मेथड, सॉरी ब्रांच अकाउंट, ब्रांच कौन सा मेथड, डेटर्स मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने ये पहला वाला अप्रोच दिखाया था। हम पूरे के पूरे 100, यानी ब्रांच से गुड्स की बेचना ब्रांच से हो गया तो प्रॉफिट ब्रांच का, HO का 0 मानते थे प्रॉफिट, इसीलिए तो लोडिंग रिवर्स कर रहे थे बार बार। बट अगर आपको लोडिंग का इफेक्ट रिवर्स नहीं करते हो तो क्या समझ में आना चाहिए, 80 रुपए HO प्रॉफिट दिखाएगा एंड 20 रुपए का प्रॉफिट ब्रांच दिखाएगा। क्लियर है? समझा? लोडिंग रिवर्सल के इफेक्ट्स कैंसल्ड अंडर होलसेल प्राइस मेथड, और उसी के कारण वो 80 रुपए HO का दिख जाता है और 20 रुपए ब्रांच का दिखता है। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बस एडजस्ट करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज अगेंस्ट कॉन्जर्वेटिज्म, वो तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वो ना ही HO के बुक्स में प्रॉफिट दिखेगा फिर ब्रांच के बुक्स में, एक्चुअली ब्रांच के बुक्स में दिखता ही नहीं है वो प्रॉफिट, क्योंकि 180 की चीज वो 180 में ही दिखाएगा, बट HO के बुक्स में 80 का प्रॉफिट दिख गया है ना, जो कमाया ही नहीं है, तो वो दिखाया हुआ प्रॉफिट हम रिवर्स करते हैं।
मतलब पी एंड एल से निकाल के उसको स्टॉक रिजर्व अकाउंट में भेज के रखते हैं और अगले साल वापस पी एंड एल में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि अगले साल वो वापस बेचा जाता है। जिस साल कमाओगे उस साल दिखाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत दिखाओ। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व समझ में आया? एनी अदर डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है क्या? नहीं हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करता है। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ जम्मू ब्रांच ऑफ बेस्ट न्यू दिल्ली for the year ending 31st March 2022 from the following ascertain the profit earned by the branch during the year. Profit earned by the branch during the year and the branch stock reserve in respect of unrealized profit. तो स्टॉक रिजर्व कितना है वो भी आपको निकालना है। होलसेल प्राइस मेथड यूज करेंगे, ओके? क्योंकि प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर पूछा है। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। तो जम्मू ब्रांच अकाउंट निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना? गुड्स इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%, सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%, यानी ब्रांच एक्स्ट्रा प्रॉफिट लगा के बेचता है। ये आपको समझ में आया? तो ब्रांच का प्रॉफिट अभी बताओ, 100 रुपए के गुड्स है तो कितने में इशू कर दिए जाएंगे? 120 में। तो होलसेल प्राइस 120 हो गया एंड फाइनल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अब कॉस्ट टू ब्रांच लेना है या कॉस्ट टू एचओ लेना है? द सेल प्राइस इज 120 प्लस 50%। कॉस्ट टू एचओ नहीं, कॉस्ट टू ब्रांच लेना है। ब्रांच अपना खुद का 50% ऐड करता है, ठीक है? अगेन मान लो उन्होंने, आई थिंक उन्होंने 100 रुपये कॉस्ट एचओ की ही लिया है, ठीक है ना? इट्स अ एजम्पशन, बताया नहीं है, पिछले क्वेश्चन में क्लियर कट बताया था, बट यहाँ पे भी कॉस्ट मतलब उन्होंने एचओ का कॉस्ट ही माना है, ठीक है? ब्रांच का कॉस्ट मतलब होलसेल प्राइस हो गया, ठीक है ना? चलो कितना आएगा फिर? 100 प्लस 50 है ना, 150 में बेचेंगे तो ब्रांच कितना कमाएगा? 30 रुपये कमाएगा, ओके? इंस्टीट्यूट ने ये वाला एजम्पशन किया तो हम भी ये करते हैं। तो कॉस्ट मतलब कॉस्ट टू एचओ लिख के रखना, कॉस्ट टू एचओ, एज्यूम एज कॉस्ट टू एचओ। कॉस्ट मतलब एज्यूम एज कॉस्ट टू एचओ, ओके बच्चों? ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है, पता चल गया। इसमें कितना प्रॉफिट होगा? पिछले साल का रेशो दिया नहीं है अलग से, तो हम यही रेशो मानेंगे। 2,20,000 इंटू 20/120, बोलो बच्चों, तो 36,366, सॉरी 666। अरे बोलो ना नलायक हो। गुड सेंट टू द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 11 लाख। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ऑब्वियसली किसने सेल किया होगा? ये ब्रांच ने किया होगा, ब्रांच का डिटेल्स है सब। एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द ब्रांच 45,500, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच। आपको क्या निकालना है? ब्रांच ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट निकालना है। क्या निकालना है? ब्रांच ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। स्टॉक रिजर्व की एंट्री ब्रांच ट्रेडिंग पी एंड एल में होती है, एचओ ट्रेडिंग पी एंड एल में होती है। तो उसका कैलकुलेशन बस करके दिखाना है आपको, एंट्री वगैरह कुछ नहीं करनी है। करोगे? चलो 5 मिनट ले लो, सॉल्व कर लो। क्या निकालना है बच्चों? लिखो, इन द बुक्स ऑफ जम्मू ब्रांच। प्रॉफिट निकालना है ना, कौन सा मेथड, क्या, कुछ नहीं बोला है तो हम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बना देते हैं। इन द बुक्स ऑफ जम्मू ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ जम्मू ब्रांच।
सिर्फ एक ही कॉलम निकालना, पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज। लोडिंग का वर्किंग नोट बनाओगे ना, और बाद में सेकेंड वर्किंग नोट में क्या लिखो, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेशन। नाउ यहां पे भी आपको प्रॉफिट का फिगर दिया नहीं है, बट यू नो द लोडिंग परसेंटेजेस। प्रॉफिट लिखो, स्टॉक मिल जाएगा, स्टॉक निकालो, स्टॉक के ऊपर स्टॉक रिजर्व निकाल दो। कितना आसान क्वेश्चन है।
हो गया बच्चों? वहां पे लिख के रखो बच्चों, इलस्ट्रेशन 5 है वो आपके आईसीए के मॉड्यूल का। डन, गुड। चेक करो योर आंसर। नेट प्रॉफिट 1,95,000 आया। हाउ कम? आपने इनडायरेक्ट समझा क्या एक्सपेंसेस को? $45,500 है क्या मेरे क्वेश्चन में? तो 1,94,500 आया। ठीक है, बराबर है। यहाँ पे एक्सपेंस का फिगर अलग है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, आंसर इज राइट। हमारे क्वेश्चन के अनुसार इट इज 1,94,500। ओके, क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 आया। एंड हैव यू कैलकुलेटेड स्टॉक रिजर्व लाइक दिस? स्टॉक रिजर्व का वर्किंग नोट ऐसे दिखाना है। स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,60,000 इंटू 20/120। आई होप आपने लोडिंग का वर्किंग नोट किया है। ग्रॉस प्रॉफिट यू कैन डायरेक्टली राइट इन दैट वर्किंग नोट ओनली, हियर ओनली। ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व पूछा नहीं है, पूछा नहीं है। HOP&L भी पूछा नहीं है। दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिपेयर ओनली ब्रांच P&L। देखो आप लोग आईसीआई के क्वेश्चन में भी ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व निकाला नहीं है, बट HOP&L बनाने के लिए बोला होता तो शायद वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता। बट अगेन पिछले साल क्या प्रॉफिट मार्जिन था वो पता नहीं है, फिर उस केस में हम एज्यूम क्या करते कि यही मार्जिन था, तो 20/120 ऑफ ओपनिंग स्टॉक वो भी आ जाता ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, निकाल के रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, एडिशनल लिखने से मार्क कट नहीं होंगे। बट उस केस में आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, एंड सेकेंड लाइन पे ऑन ओपनिंग स्टॉक। बराबर है क्या? चलो, इज इट ओके, डन? तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यूअसली 1:45 तक लूंगा, तो आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके आना है तो आ जाइए। अगला लेक्चर हम शुरू करेंगे 10:25 पे। ओके, और उसके बाद डायरेक्टली ब्रेक कब मिलेगा आपको? 12:40 को। ठीक है।